Hello everyone, welcome to the Commerce JRF Adda platform. So this is Soumya Yadav here and I have qualified UGC NET JRF with 99.29 percentile in Commerce. आज का सेशन हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स के लिए मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लेकर आई हूँ। तो जैसा कि कॉमर्स का जो एग्जाम है वो पोस्टपोन हो चुका है और अभी एग्जाम डेट उसकी आई नहीं है, तो उससे पहले मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लेकर आई हूँ। तो जो भी स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर्स के लिए, आई होप उनके लिए ये जो आज की क्लास है वो काफी इंपॉर्टेंट हो। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अरेंज द एलिमेंट्स ऑफ द 5 मेच्योरिटी लेवल्स ऑफ द पीपल कैपेबिलिटी मेच्योरिटी मॉडल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। यानी अगर आपने पीपल कैपेबिलिटी मेच्योरिटी का मॉडल पढ़ा होगा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में, तो आप इसको सही कर सकते हैं, नहीं तो आपको ये लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ कि इसके 5 जो है वो मेच्योरिटी लेवल है वो कौन से हैं। ठीक है, वन बाय वन डिटेल में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी। सबसे पहले बात करते हैं आपका सबसे पहले वन मेच्योरिटी लेवल होता क्या है मैम यहाँ पर। तो देखिए पीपल कैपेबिलिटी जो आपकी यहाँ पर लेवल की बात करी जा रही है, यहाँ का सिंपल सा मतलब है कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई कंपनी है, कोई एमएनसी है, जहाँ पे जितनी भी वर्कफोर्स है, जो लोग काम कर रहे हैं, तो शुरू में क्या होता है वो काफी ज्यादा इनकंसिस्टेंट होते हैं, बहुत ही ज्यादा इतना उन्हें पता नहीं होता है। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है इस मेच्योरिटी से स्टेज पे ये देखा जाता है कि आगे आगे जितने जितना स्टेज वो बढ़ते जाएंगे, वो जो है अपने आप में कितना इम्प्रूवमेंट कर लेते हैं, कितना मेच्योर हो जाते हैं। ठीक है, जैसे आपने एक बच्चा देखा होगा ना कि पहले एलकेजी में एबीसीडी, फिर सेकंड क्लास में आप फिर आते हो, फिर आप मैथ्स का कैलकुलेशन शुरू करते हो, फिर प्लस माइनस सिखाया जाता है। धीरे धीरे वही चीज आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है वो वर्कफोर्स के लिए यहाँ पर मैच्योरिटी लेवल है कि जैसे जैसे वो स्टेप बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे वो अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लेकर आएंगे। तो सबसे पहला यहाँ पर जो आपका स्टेज है वो है आपका इनिशियल स्टेज, जिसका मतलब होता है इनकंसिस्टेंट, यानी जो वर्कफोर्स होगी वो काफी इनकंसिस्टेंट होगी, काफी ज्यादा एक तरीके का अगर बोले लापरवाह होगी, अपने काम को लेकर इतनी डिसिप्लिन नहीं होगी। ठीक है, फिर जैसे जैसे बढ़ेगा लेवल 2, तो लेवल 2 के अंदर आता है आपका मैनेज्ड लेवल, जहाँ पे क्या होता है एक दूसरे से कम्युनिकेशन करना शुरू करते हैं, एक दूसरे की बातों को समझना शुरू करते हैं एम्प्लॉयज अंदर। ठीक है, कम्युनिकेशन अच्छा बनता है। फिर लेवल 3 आता है डिफाइंड। डिफाइंड के अंदर होता है कॉम्पिटेंसी मैनेजमेंट, यानी आपको पता ये चलता है कि आपके अंदर कितनी क्षमता है, कितनी काबिलियत है कि आप वो काम कर सकते हैं। फिर आता है लेवल नंबर 4, दैट इज कॉल्ड प्रेडिक्टेबल। प्रेडिक्टेबल का यहाँ पर मतलब है आपकी कितनी जो कैपेबिलिटी है, आपकी जो कैपेबिलिटी कितनी है कि आप जो है कितने सक्षम है किसी काम को करने के लिए, उसको आपको अब प्रैक्टिकल करके दिखाना है। फिर है आपकी लास्ट स्टेज ऑप्टिमाइजिंग, यानी यहाँ पर ये होगा कि कंटिन्यूसली अब आप क्या है अपने आप को इम्प्रूव करते जा रहे हैं। सो देयर आर 5 स्टेजेस, ठीक है, इन द पीपल कैपेबिलिटी मेच्योरिटी लेवल। अब आप यहाँ पे आसानी से टिक लगा सकते हैं। अगर इस हिसाब से है तो पहला लेवल आपका इनिशियल हो जाएगा। ठीक है, दूसरा आपका मैनेज्ड है, फिर तीसरा आपका डिफाइंड है, फिर आपका प्रेडिक्टेबल है, फिर आपका ऑप्टिमाइजिंग है। ठीक है, बस वो कैसे कैसे अपने आप को इम्प्रूव करता चला जाता है वही स्टेज आपको यहाँ पे बतानी है। सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग सिचुएशन विच इज नॉट अ सिचुएशन इन्वॉल्व इन द प्रोडक्ट मिक्स प्राइसिंग। तो आपको पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट मिक्स प्राइसिंग के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, तो उनमें से ये बताना है कि कौन सा नहीं है। ठीक है, अगर आपने पढ़ा होगा कैप्टिव प्रोडक्ट प्राइसिंग, टू पार्ट प्राइसिंग, बाय प्रोडक्ट और चैनल प्राइसिंग, तो देखिए चैनल प्राइसिंग करके कोई भी टर्म यहाँ पर प्रोडक्ट मिक्स प्राइसिंग के अंदर यूज नहीं किया जाता है। सो ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। बाकी बात कर लेते हैं कैप्टिव प्रोडक्ट प्राइसिंग क्या होता है। आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ प्रिंटर और इंक का। ये लोग क्या करते हैं कैप्टिव प्रोडक्ट प्राइसिंग में कि जो मेन प्रोडक्ट होता है उसका तो प्राइस ये लोग कम रखते हैं, लेकिन जो साइड में जो प्रोडक्ट होता है जैसे प्रिंटर का इन्होंने जो प्राइस है वो बहुत कम रखते हैं ये लोग, और जो प्रिंटर की इंक होती है वो महंगी कर देते हैं। तो यानी जो आपका मेन प्रोडक्ट है वो तो उसका प्राइस तो कम रहेगा, लेकिन जो उसके साथ सप्लीमेंट में जो प्रोडक्ट आता है उसका वो लोग महंगा कर लेते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको प्रिंटर और इंक का बताया यहाँ पर, जैसे ब्लेड और रेजर का, तो रेजर जो है वो सस्ता कर देंगे,
रेजर का प्राइस सस्ता हो जाएगा, लेकिन जो ब्लेड आएगी वो महंगी आती है। तो जो उसका सेकंड पार्ट सप्लीमेंट्री प्रोडक्ट होता है उसका प्राइस हाई कर दिया जाता है और मेन प्रोडक्ट लो। टू पार्ट प्राइसिंग क्या होती है, जहां पे आपसे दो बार पैसे लिए जाते हैं। किस तरीके से, एग्जाम्पल, आप कहीं भी किसी भी पार्क में घूमने जाते हैं तो उसकी एक एंट्री फीस आपसे ली जाएगी। ठीक है भाई, एंट्री फीस है। फिर उसके अंदर राइड्स होती हैं, झूले होते हैं, उसको यूज करने के अलग से पैसे लिए जाते हैं आपसे कि भाई आपको कौन सा राइड यूज करना है, उसके पैसे अलग होते हैं। तो दैट्स कॉल्ड टू पार्ट प्राइस। फिर है बाई प्रोडक्ट। बाई प्रोडक्ट का क्या मतलब होता है कि जो मेन प्रोडक्ट होता है उससे जो भी वेस्ट निकलता है ना, उससे वो लोग प्रोडक्ट बना देते हैं। ठीक है, जैसे खाने पीने की चीजों में ये चीजें बहुत होती हैं कि कोई मेन प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, ठीक है, उससे कुछ जो वेस्ट निकल रहा है ना, उस वेस्ट से भी वो लोग क्या करते हैं, दूसरा प्रोडक्ट बना देते हैं। तो उसे बोलते हैं बाई प्रोडक्ट प्राइसिंग। तो चैनल प्राइसिंग जैसा प्रोडक्ट मिक्स प्राइसिंग में कोई भी नहीं होता सिचुएशन। सो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। बाकी मैंने आपको एक्सप्लेन बाकी सारे कर दिए हैं, इनमें से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाउनवर्ड स्लोपिंग एवरेज रेवेन्यू कर्व and marginal revenue curve and MR is smaller than AR, then it is a characteristics of which market? Pure competition, monopoly, perfect competition and none of the above. देखिए, इसमें ये चार्ट बनाया गया है। परफेक्ट कंपटीशन इसका आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा मैम? क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में एमआर और एआर बेटा बराबर होता है, प्राइस जो है मतलब सेम होता है, बराबर होता है प्राइस आपका। ठीक है, तो ये चीज तो नहीं होगी। परफेक्ट कंपटीशन तो इस तरीके का होता है, तो परफेक्ट कंपटीशन में तो नहीं होगा। एआर इक्वल टू एमआर हो जाता है ना, तो यहाँ पे तो बोला गया कि एआर बड़ा है, तो ये वाली सिचुएशन तो नहीं होगी। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा आपका मोनोपोली, ऑप्शन नंबर बी। कुछ इस तरीके का चार्ट बनता है मोनोपोली में, ये आपका ए आर होता है और ये आपका एम आर होता है। ठीक है, इस तरीके का बनाया जाता है। तो इसके अंदर जो है ना ए आर, वो आपका ग्रेटर होता है एम आर से। क्यों होता है मैम? देखिए, मोनोपोली एक ऐसा सिचुएशन है जहां पर अगर आपको अपना सामान बेचना है, सिंगल सेलर होता है, अगर उसको अपना सामान बेचना है बेटा, तो वो अपने प्राइस जितने चाहे उतने कम कर सकता है। ठीक है, अगर वो कम करेगा, इसी की वजह से क्या हो जाता है, जो आपका मार्जिनल रेवेन्यू है वो कम हो जाता है, क्योंकि उसको सेल करनी होती है। तो सेल करने के लिए जब वो खुद ही राजा बना हुआ है, मोनोपोली में तो खुद ही राजा होता है मार्केट का, तो वो कम कर देता है प्राइस को जिससे कि उसकी सेल्स बढ़े। इसी वजह से यहाँ पर एआर बड़ा हो जाता है और एमआर जो है वो छोटा हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है आपका, an agreement between the countries that has the goal of abolishing all the tariff between members countries, उसे क्या बोलते हैं? फ्री ट्रेड जोन, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, फॉरवर्ड डिस्काउंट या फिर फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट। स्पेलिंग यहाँ पे रॉन्ग दी हुई है, बट मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। बताइए। तो देखिए, आपने पढ़ा होगा यहाँ पर, आपने रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन पढ़ा होगा, तो वहां पे क्या बोला जाता है, आपका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है, जहां पर जब दो कंट्री, जैसे आप समझिए इंडिया है और ऑस्ट्रेलिया है, तो ये दोनों कंट्रीज क्या बोलते हैं, मेंबर्स हैं एक दूसरे के, ये बोलते हैं कि तुम चाहे हमारे कंट्री में कोई भी सामान बेचो या खरीदो, या चाहे हम खरीदे, हम आपस में कोई भी टैक्स नहीं लेंगे। ठीक है, उसे बोलते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। जब दो मेंबर्स आपस में क्या करते हैं, टैरिफ हटा देते हैं कि कोई किसी से नहीं लेगा, ठीक है, पैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज नॉट अ टाइप ऑफ ट्रेजरी बिल। देखिए, ट्रेजरी बिल भी 3 से 4 टाइप के होते हैं, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। 182 डेज का, 14 डेज का, 62 डेज का या 364 डेज का। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सी सही हो जाएगा, 62 डेज, क्योंकि ये आपका ट्रेजरी बिल का टाइप नहीं होता। ट्रेजरी बिल या तो आपका 91 का होगा, ठीक है, याद रखिएगा, या तो आपका यहाँ पर 182 डेज का होगा, या आपका 364 का होगा, या आपका 14 डेज का होगा। ठीक है, ये 4 ही टाइप्स होते हैं यहाँ पर। 14 का होगा, या 182 का होगा, या 364 का होगा, या 91 का होगा। 62 डेज का कोई भी ट्रेजरी बिल नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। According to the FIOL, an employee should receive orders from only one superior. This statement is related to principle of unity of command, unity of direction, order और फिर centralization. आप लोगों को हेनरी फ्यूल के 14 प्रिंसिपल एज इट इज याद होने जरूरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। उन्हीं में से एक पूछा गया है कि एक एम्प्लॉय सिर्फ एक ही सुपीरियर के अंडर काम करेगा, उसी से ही ऑर्डर लेगा, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। यानी यूनिटी ऑफ कमांड ये बोलता है कि आप सिर्फ एक ही सुपीरियर से ही जो है ऑर्डर लेंगे। आप खुद बताइए ना, अगर आप 10 सुपीरियर से ऑर्डर लेने जाएंगे तो कितना कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। तो आपका बॉस एक ही होना चाहिए ना, जिससे आप ऑर्डर लेंगे और आप उसी के अंडर काम करेंगे। अगर आप 3-4 बॉस रख लेंगे तो ये कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, इसीलिए प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, दोनों आपको लर्न करने हैं, ठीक है। क्वांटिटेटिव कौन से होते हैं, रेपो रेट, बैंक रेट आपके, ठीक है, ओएमओ आपके होते हैं। और क्वालिटेटिव की अगर मैं बात करूं तो आपका मोरल सुएशन, मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, आपका इस तरीके का जो है वो क्वालिटेटिव में आता है। तो इसमें पूछा है विच इज नॉट, तो देखिए बैंक रेट भी होता है, रेपो रेट भी होता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन भी होता है, बट डेफिशिएट फाइनेंसिंग करके कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं होता। सो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन है ये, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपका कब आया था, तो ये आपको डेट याद होनी चाहिए, 25 अप्रैल 1872 को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इंप्लीमेंट किया गया था। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, अरेंज द फॉलोइंग मशीनरीज इन द करेक्ट सीक्वेंस दे आर अप्रोच्ड फॉर सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स। जब कोई भी इंडस्ट्री में डिस्प्यूट्स होता है तो उसके सेटलमेंट के कौन कौन से सीक्वेंस में होता है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको समझा देती हूँ। सबसे पहले होता है यहाँ पे कंसिलेशन। कंसिलेशन क्या होता है, एक न्यूट्रल आदमी होता है, एक न्यूट्रल का मतलब ना वो आपके साइड है ना वो आपके साइड है, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं बिचौलिया, ठीक है। तो वो बिचौलिया टाइप का होता है। और जस्ट अ सेकेंड, मम्मी नानी, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे होता है कंसिलेशन। कंसिलेशन का क्या मतलब होता है यहाँ पे, कि अगर आप, एक न्यूट्रल आदमी होता है जिसे बोलते हैं बिचौलिया, ना वो आपके साइड ना वो आपके साइड, दोनों डिस्कशन करते हैं और आपसे पूछेंगे आपकी क्या प्रॉब्लम है, दूसरे वाले से पूछेंगे, वो चाहता है कि दोनों जो है वो आपसी सुलह कर लें। सेकंड है, नहीं मानते तो चलिए ये लोग नहीं मान रहे हैं तो लेबर कोर्ट में चलते हैं, लेबर कोर्ट उससे बड़ा होता है। फिर जाते हैं आपके हम इंडस्ट्रियल पे, और फिर सबसे लास्ट होता है नेशनल, जब आपके कई स्टेट्स या कई कंट्रीज के बीच में प्रॉब्लम हो जाती है। सो ऑप्शन नंबर आपका, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे आप देख लीजिएगा, 3, 4, 1 और 2, 3, 4, 1, 2, ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच कमिटी रिकमेंडेड कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी इन इंडिया। तो आपको कमिटीज याद रखनी चाहिए, बहुत जरूरी है, ठीक है। तारापुर कमेटी जो है ना, तारापुर कमेटी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि वही कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी को क्या करता है, कमेटी रिकमेंड करती है, ठीक है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, तारापुर कमेटी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, द डुओ पॉइंट आइडेंटिफाई ब्रेक्स रिटर्न्स ऑन इक्विटी डाउन इनटू 3। यानी जो आपका डू पॉइंट होता है उसमें क्या बोला जाता है, जो आपका रिटर्न ऑन इक्विटी है उसको 3 टाइप में डिवाइड किया जाता है, वो आपको बताना है कौन सा टाइप है। प्रॉफिट मार्जिन है, टोटल एसेट्स टर्नओवर है, फाइनेंशियल एवरेज है, मतलब ये ऑप्शंस आपके सामने यहाँ पे दिए हुए हैं। देखिए
सबसे पहले यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन देखा जाता है, टोटल एसेट्स कितनी है वो देखी जाती है, और फाइनेंशियल लेवरेज देखा जाता है। यहाँ पे मिस्टेक है, थोड़ी सी लेवरेज है। देखिए प्रॉफिट क्यों देखते हैं कि आपने जितनी सेल्स करी है ना, अब आपको देखना पड़ेगा इतनी जितनी हमने सेल करी है कंपनी ने, तो उसमें कितना प्रॉफिट हुआ। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं टोटल एसेट्स कितने हैं, भाई टोटल एसेट्स टर्नओवर देखना पड़ता है। फिर हमें देखना होता है फाइनेंशियल लेवरेज, यानी हमने कितना डेट लिया है, कितना कर्ज लिया है, हमने कितना डेट बाहर से लिया हुआ है अपने एसेट्स को फाइनेंस करने के लिए। अगर ज्यादा हाई रेशियो है आपका, तो यानी आपने ज्यादा डेट लिया हुआ है। इस ऑप्शन नंबर ए हम प्रॉफिट देखते हैं, टोटल एसेट्स टर्नओवर देखते हैं और फाइनेंशियल एवरेज देखते हैं डुओ पॉइंट के लिए। ठीक है, एक बार मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ, इनके फॉर्मूले अगर आ जाएंगे तो आपको याद रहने चाहिए। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट है, बट यहाँ पे जो है वो आप देख सकते हो रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पे दी हुई है, और यहाँ पे आपका फॉर्मूला है जैसे नेट इनकम और रेवेन्यू, ये आपका प्रॉफिट का है। ठीक है, प्रॉफिट निकालने का ये आपका नेट इनकम डिवाइडेड बाय रेवेन्यू, ये आपका प्रॉफिट है। रेवेन्यू डिवाइड बाय एवरेज टोटल एसेट्स, इससे आप टर्नओवर निकाल सकते हो, और एवरेज टोटल एसेट्स और एवरेज टोटल इक्विटी से आप लोग फाइनेंशियल लेवरेज निकालते हो। तो ये प्रॉफिट का फॉर्मूला है, सेकंड वन आपका एसेट्स टर्नओवर का फॉर्मूला है, और थर्ड आपका फाइनेंशियल लेवरेज का फॉर्मूला। चलिए, आई एम रियली सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस स्टूडेंट्स, मेरे फादर का कॉल था, इसी वजह से वो कॉल कनेक्ट नहीं हो रहा था, कुछ इमरजेंसी थी, दैट्स वाई मुझे थोड़ा सा उधर ध्यान देना पड़ा। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। चलिए, according to the ENSOF product market expansion grid, identification can be achieved through three distinct stages. Identify them out of the following. देखिए आपको ENSOF का प्रोडक्ट का पूरा ग्रिड मालूम होना चाहिए, इसके अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं। तो मैं आपको पहले ग्रिड दिखा देती हूँ, फिर आपको क्लियरली समझ आ जाएगा। ये देखिए इसके अंदर क्या होता है, देखिए मैं आपको बहुत ही बेसिक से समझाती हूँ। अगर आपका प्रोडक्ट भी पुराना है और आपका मार्केट भी पुराना है, अगर आपका प्रोडक्ट भी पुराना है और आपका मार्केटिंग भी एग्जिस्टिंग है, तो जो है मार्केट पेनिट्रेशन यूज किया जाता है। ठीक है, वही अगर मैं बात करूं, आपका प्रोडक्ट भी नया है और आपका मार्केट भी नया है ना, दोनों चीजें अगर आपकी नई है, या फिर अगर मैं बात करूं यहाँ पे, पहले आप पुराना याद करो, सिर्फ एग्जिस्टिंग का। ठीक है, सिर्फ आप एग्जिस्टिंग मार्केट और एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को याद रखो, तो मार्केट पेनिट्रेशन होता है। ठीक है, लेकिन जब आपका मार्केट भी नया है, प्रोडक्ट भी नया है, दैट इज कॉल्ड डाइवर्सिफिकेशन, इसका उल्टा। ठीक है, इसको लर्न करने का तरीका बहुत ईजी है, इस तरीके से लर्न करिए। मार्केट पेनिट्रेशन, जब मार्केट भी पुराना है, प्रोडक्ट भी पुराना है, लेकिन जब दोनों चीजें नई है तो डाइवर्सिफिकेशन। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर, प्रोडक्ट तो पुराना है बेटा, लेकिन मार्केट नया है, तो जो चीज नई होती है वो डेवलपमेंट कहलाई जाती है, तो इसको बोलते हैं मार्केट डेवलपमेंट। लेकिन आपका मार्केट तो पुराना है पर प्रोडक्ट नया है, तो प्रोडक्ट नया है तो डेवलपमेंट, तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो जाएगा। अगर मार्केट नया है तो मार्केट डेवलपमेंट, और प्रोडक्ट नया है तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट। इस तरीके से आपको याद रखना है यहाँ पे। तो यहाँ पर आपका क्या है, मार्केट अट्रैक्टिवनेस कहीं देखा था आपने, डेवलपमेंट है, पेनिट्रेशन है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट है, बट मार्केट अट्रैक्टिवनेस बेटा कहीं भी क्वेश्चन में, सॉरी चार्ट में नहीं दिया हुआ था। तो तीन कौन से हैं आपकी, फर्स्ट सेकंड और थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, क्योंकि मार्केट अट्रैक्टिवनेस जैसा कुछ भी वहां पर ग्रिड में शो नहीं किया था। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सॉरी सेकंड, थर्ड और फोर्थ यहाँ पे आपके राइट हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्चार्ज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ड्यू टू द मटेरियल ऑल्टरेशन फॉल्स अंडर। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जब हम खत्म करते हैं, लेकिन रीजन क्या होता है, मटेरियल ऑल्टरेशन। व्हाट इज अ मटेरियल ऑल्टरेशन? देखिए फॉर एग्जांपल मैंने किसी से कॉन्ट्रैक्ट, एक मेरा किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट था कि आप मुझे एक एप्पल का कार्टून पहुंचाएंगे 10 तारीख को, लेकिन मैंने क्या बोला उसको कि आप 10 को रहने दीजिए, आप 20 को दीजिएगा, तो हमारा नया कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो गया, मैंने चेंज किया। ऑल्टर का मतलब होता है चेंज करना। आप अपने कपड़ों को ऑल्टर कराते हैं, आप जब आपके पास जब कोई ढीली पैंट आ जाती है, कोई शर्ट आ जाती है, तो आप उसको ऑल्टरेशन कराते हो, चेंजेस कराना, तो उसे बोलते हैं, वो किसके अंडर आते हैं, तो ये आपके सब्स्टिट्यूट एग्रीमेंट के अंदर ये आपका आता है। ठीक है, सब्स्टिट्यूट एग्रीमेंट के अंदर। अब मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ कि इसके अंदर और क्या क्या चीजें आती हैं। ये देखिए, डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल कॉन्सेंट और एग्रीमेंट, अगर कोई एग्रीमेंट या फिर म्यूचुअल कॉन्सेंट से अगर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डिस्चार्ज होता है, तो वो नोवेशन, ऑल्टरेशन, रिसेशन और रेमिशन, चार इसके अंदर आते हैं। प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ मोटिवेशन रिफर्स टू एन इंडिविजुअल बिलीव दैट ही और शी इज केपेबल ऑफ परफॉर्मिंग अ टास्क। मोटिवेशन एक थ्योरी है जहां पे इंडिविजुअल को ये बिलीव होता है कि वो ये चीज कर सकता है, आई कैन डू दिस। तो ये कौन सी थ्योरी है? सेल्फ डिटर्मिनेशन, सेल्फ कॉग्निटिव, सोशल लर्निंग या रेनफोर्समेंट? देखिए रेनफोर्समेंट नहीं होगी, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। पॉजिटिव जैसे आपकी सैलरी बढ़ा दी, नेगेटिव का मतलब सैलरी कट कर दी या डिमोशन कर दिया, तो ये तो इसके अंदर नहीं है। सेल्फ डिटर्मिनेशन का क्या मतलब होता है? यहाँ पे सेल्फ डिटर्मिनेशन का बाहरी चीजों से जो है वो आप सीख रहे हो, मोटिवेट हो रहे हो। लेकिन इसका आंसर जो होगा वो होगा सोशल कॉग्निटिव थ्योरी। सोशल कॉग्निटिव थ्योरी का मतलब होता है अंदर से आना। जैसे मैंने बोला है कि अगर आप पढ़ाई कुछ वाकई आप अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं ना, तो जब तक आप खुद से बिलीव नहीं करेंगे कि यार आई कैन डू दिस, तब तक आप नहीं कर सकते। बाहर दुनिया भर के शॉर्ट फीड्स आते हैं, इंस्टाग्राम पे दुनिया भर के आते हैं, यूपीएससी ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, वहां पे इतना मोटिवेशन होता है और आप देख के 2 मिनट मोटिवेट होते हैं, खाली बस 2 मिनट। 2 मिनट बाद आप फिर से भूल जाते हैं, क्योंकि वो आपका इंटरनल मोटिवेशन नहीं है बेटा, बाहर का मोटिवेशन है। लेकिन जब तक आप खुद से अंदर बिलीव नहीं करते तब तक आप मोटिवेट नहीं होंगे। सो दैट इज कॉल्ड सोशल कॉग्निटिव थ्योरी। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, the amount of compensation payable in the case of breach of contract and stated in the contract in the case of। यहाँ पे सिंपल सा मतलब ये बोला गया है कि जब आपके कॉन्ट्रैक्ट में ये चीज लिखी रहेगी कि अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट तोड़ता है तो इतना पैसा उसको देना पड़ेगा, ठीक है, पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट में लिख देते हैं, उसको बोला जाता है लिक्विडेटेड डैमेजेस। लिक्विडेटेड डैमेजेस वो डैमेजेस होते हैं, जैसे समझ लीजिए मैं हूं और एक कोई भी नाम ले लीजिए, मैं हूं और एक राहुल है, ठीक है, हमने कॉन्ट्रैक्ट में हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, ठीक है, उसमें मैंने पहले ही लिख दिया है कॉन्ट्रैक्ट में, पहले ही कॉन्ट्रैक्ट से पहले ही मैंने बोल दिया कि अगर किसी ने भी कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा ना तो 5,000 रुपए कंपनसेशन देना पड़ेगा। उसे बोलते हैं लिक्विडेटेड डैमेजेस। अब बात करते हैं प्यूनिटिव डैमेजेस क्या होते हैं। देखिए प्यूनिटिव डैमेजेस बहुत ही डेंजरस वाले डैमेजेस होते हैं। किस तरीके से डैमेजेस? इसमें क्या होता है, कंपनसेशन नहीं दिया जाता, इसमें सीधे जो भी कल्प्रिट होता है, जो भी गुनहगार होता है, उसको सजा देने के लिए ये डैमेजेस लिए जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक कार लेने में गई और उसने ऐसी खराब कार दे दी कि मेरा एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, मुझे इंजरी हो गई बहुत ज्यादा, तो इस केस में जो है उसे बोलते हैं प्यूनिटिव डैमेजेस। इसका अदर नेम भी है एग्जाम्पलरी डैमेजेस। स्पेशल डैमेजेस क्या होते हैं? जो एक्स्ट्रा खर्चा है, जैसे मान लीजिए मेरा एक्सीडेंट हो जाता है और मैं हॉस्पिटल का खर्चा, एम्बुलेंस का खर्चा, तो जो एक्स्ट्रा खर्चे होते हैं उसे बोलते हैं स्पेशल डैमेजेस। वही पेनल्टी डैमेजेस क्या होते हैं? पेनल्टी का मतलब मैंने अपने किराएदार से बोला कि आप जो है रूम खाली कर दीजिए, अगर आपने रूम खाली नहीं करा टाइम पे तो आपको डबल किराया देना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड पेनल्टी, ठीक है। तो इसका सबसे आंसर जो होगा लिक्विडेटेड डैमेजेस, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में पहले से ही कंपनसेशन का अमाउंट लिख दिया गया है, दैट इज कॉल्ड लिक्विडेटेड डैमेजेस। चलिए आई होप आप लोग को सेशन अच्छा लगेगा, और सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज कमेंट में जरूर मुझे बताइएगा, जिससे मैं आगे की क्लास कंटिन्यू कर सकूं। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।